वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट 9.1 का अगला टॉपिक विच इज साइटोजेनेटिक मेथड क्रोमोसोमल एंड कैरियोटाइप एनालिसिस। सो टॉपिक समझने के पहले हम ये देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, what is meant by karyotype? How does it analysis help in diagnosis of the chromosomal aberrations in man? 20 मार्कर क्वेश्चन रहा है 2024, एकदम रीसेंट क्वेश्चन है। ओके सी, लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर इस पे क्वेश्चन आपको पूछता है तो जो मैं लेक्चर का एक सीक्वेंस फॉलो करूंगी उसी सीक्वेंस में आप आंसर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस साइटोजेनेटिक्स। किसी भी शब्द को समझना है तो आप पहले उस शब्द को तोड़िए, ब्रेक कीजिए। अब आपने पहला शब्द ये साइटो कहाँ सुना होगा? साइटोप्लाज्म में। सेकेंड आप यहाँ सुन रहे साइटोजेनेटिक्स में। सी, साइटो का मतलब होता है सेल। ओके, अगर ये आपका सेल है, ओके ये सेल वॉल है, एकदम रफली बना दिया मैंने। सो सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोजेनेटिक्स मतलब कि सेल के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। सी, ये एक जेनेटिक्स का ब्रांच होता है, ओके, दैट स्टडीज स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। इट इन्वॉल्व्स मेथड टू एनालाइज क्रोमोसोम। सी, यहाँ पे क्रोमोसोम की एनालिसिस होगी, ओके, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसका फंक्शन क्या है। सी, ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर, राइट। हर पेयर का, सपोज पेयर नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो पेयर नंबर 1 इसका अपना काम होगा, इसका अपना फंक्शन होगा, इसका अपना स्ट्रक्चर होगा। सिमिलरली अगर पेयर नंबर 8 को देखो तो इसका अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा। ओके, सो इसे हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स एंड देयर रिलेशनशिप टू जेनेटिक डिसीजेस। सी, ये सेल है, सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में स्थित होता है हमारा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है हमारा व्हाट? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर हमारा होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है क्या? जीन, विच इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज जीन, राइट। सो अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, फंक्शन या बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसे हम जेनेटिक डिजीज स्टडी कर सकते हैं। वो जेनेटिक डिजीज होना ही है। ओके, सपोज करो कि 46 के बदले किसी इंडिविजुअल में 45 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की कमी है, या फिर 47 क्रोमोसोम्स है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो इससे क्या होगा? जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। ओके, सो इसकी स्टडी करना फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम, इसे हम साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। फिर क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है, सो इससे हम इनहेरिटेंस पैटर्न भी समझ सकते हैं और दूसरे जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं। ओके, इन ह्यूमन जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रोमल abnormalities, ओके, दैट मे कॉज कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम, कैंसर और इनफर्टिलिटी। सी, यूनिट 9.2 में हम कवर करेंगे स्पेसिफिक कुछ डिजीजेस हैं, जेनेटिक डिजीजेस, जो कि क्रोमोसोम के एबरेशन के कारण होती है। उसमें से एक होगा हमारा डाउन सिंड्रोम। ओके, सो उस लेक्चर को प्रीसीड करने के पहले जो कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है वो इस लेक्चर में प्रेजेंट है। ओके, अब हम समझते हैं कि कुछ कोर कंसेप्ट क्या है साइटोजेनेटिक्स को समझने के लिए। सो पहला है हमारा क्रोमोसोम्स। यूनिट नंबर 1.7, लेक्चर नंबर 3, पार्ट 1, इसमें मैंने बहुत ही इन डेप्थ क्रोमोसोम्स के बारे में समझाया है, तो आप प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइटोजेनेटिक्स फोकसेस ऑन क्रोमोसोम्स विच आर स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। मैंने बताया कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है एंड प्रोटीन carrying most of the cell's genetic information. Chromosome is what? DNA is what? Genetic information, है ना। नेक्स्ट इज कैरियोटाइप। सी, कैरियोटाइप क्या होता है? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम के, सारे क्रोमोसोम के सेट का। ओके, इसमें पहले क्रोमोसोम को हम पेयर करते हैं बाय साइज एंड शेप। ओके, इट इज़ अ स्टैंडर्ड टूल, इट्स अ टूल इन साइटोजेनेटिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोमल abnormalities. सी, साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स। और कैरियोटाइप क्या होता है? वो एक टूल होता है, वो एक तरीका होता है, एनालिसिस करने का तरीका होता है साइटोजेनेटिक्स का, क्रोमोसोम को पढ़ने का।
ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोजेनेटिक्स एंड कैरियोटाइप. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एंड मोस्ट प्रोबेबली जब आपको इस पे क्वेश्चन पूछेगा, या तो कैरियोटाइप पूछेगा डायरेक्टली, है ना, जैसे कि रिसेंट क्वेश्चन रहा है. अगर साइटोजेनेटिक्स पे क्वेश्चन पूछता है तो आपके आंसर में कैरियोटाइप का मेंशन होना ही चाहिए. ओके, देन एनियोप्लॉइडी. एनियोप्लॉइडी मतलब कि अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब किसी इंडिविजुअल में 45 प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम की कमी है ना, या फिर 47 प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है. ओके, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, एनियोप्लॉइडी. अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईदर एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम्स. ओके, structural abnormalities, these involve changes in the structure of chromosomes such as deletion, duplication, translocation और inversion. ओके, ये था हमारा साइटोजेनेटिक्स का कोर कंसेप्ट. नेक्स्ट वी मूव टू कैरियोटाइपिंग. अब जैसे कि मैंने बताया कि कैरियोटाइपिंग क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय साइज, शेप एंड बैंडिंग पैटर्न. ओके, इट्स एसेंशियली ए क्रोमोसोम पिक्चर. इसे क्या कहेंगे, कैरियोटाइप का अगर कोई दूसरा नाम होता तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम पिक्चर. ओके, ये अलाउ करता है साइंटिस्ट को एग्जामिन करने के लिए नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, या फिर इस पर अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है तो उसे फाइंड करने में मदद करता है. ओके, दिस एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस. ये जो पॉइंट है, ये हम कंप्लीट कवर करेंगे यूनिट 9.2 में. राइट, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ये आपको रटना होता है. बैंडिंग मेथड. ओके, पहला है क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग, सी बैंडिंग एंड आर बैंडिंग नोन एज रिवर्स बैंडिंग. देन फ्लो साइटोमेट्री एंड सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. ओके, दिस इज द ह्यूमन कैरियोटाइप. सी यहाँ पे मेल है और दिस इज द फीमेल. सी देयर आर टोटल 23 पेयर्स, है ना. अब इसे हम स्प्लिट करते हैं 22 + 1. ये जो 22 पेयर्स हैं यहाँ तक, अगर आप फोटो में देखो 1 2 3 ऑल दैट टिल 22, इसे हम कहते हैं क्या, ऑटोजोम्स. सेम फीमेल में भी आप देखोगे, राइट, दे आर नोन एज ऑटोजोम्स. और जो लास्ट वाला होता है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ऐसा क्रोमोसोम जो किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, इसे हम कहते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम. राइट, सो मेल और फीमेल कैरियोटाइप में डिफरेंस सिर्फ ये लास्ट वाले क्रोमोसोम पेयर में ही आता है. ओके, सो दीज आर द ऑटोसोम्स एंड दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन कैरियोटाइप. सी यहाँ पे आप पेयरिंग देख रहे हो, राइट. बेसिकली यहाँ क्या होता है, अगर हम नंबर 13 पेयर को लेते हैं, ओके, सो इसमें जो पहला पेयर है, पेयर का पहला जो हिस्सा है, ये इस इंडिविजुअल मेल ने अपने फादर से प्राप्त किया. और जो सेकंड इसमें कंपोनेंट दिख रहा है, ये इसने अपनी मदर से प्राप्त किया. ओके, सो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया था, जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, सो क्या बनाते हैं, जाइगोट. ओके, जाइगोट बनते ही यहाँ पे सेल डिवीजन शुरू हो जाता है. राइट, सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एग होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड, मतलब कि इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. सिमिलरली स्पर्म के पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जब ये फ्यूज होते हैं तो टोटल दे मेक इट व्हाट, 46 क्रोमोसोम्स. ओके, ये जो पेयरिंग है, आधा इसने इसके फादर से मिली और आधा मदर से. राइट, सो दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन कैरियोटाइप हियर एंड दिस इज नॉर्मल. ओके, यहाँ पे एबनॉर्मलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई गई है. नेक्स्ट, सो क्रोमोसोम क्या होता है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स. ओके, ये क्रोमोसोम के बारे में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है. राइट, सो इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स व्हाट, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम टोटलिंग 46. ये मैंने समझा दिया. 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स नंबर्ड बाय साइज एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई. ओके, ये मैंने समझा दिया. अब हम इसकी मेथडोलॉजी डिस्कस करते हैं कैरियोटाइपिंग की. ओके, कि किस तरह से इस एनालिसिस को हम पूरा करते हैं. सो सबसे पहले हम ब्लड या एमनियोटिक फ्लूइड, बोन मैरो या फिर टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं. सी एमनियोटिक फ्लूइड मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था. बेसिकली जिससे भी फीटस, जो बेबी होता है, वो डायरेक्टली जिस लिक्विड से कांटेक्ट में होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. ओके, ये मदर के वूम में प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड. ओके,
सो सैंपल कलेक्ट करने के बाद सेल्स फ्रॉम सैंपल आर कल्चर टू मेक दम डिवाइड. अगर कोई ब्लड सेल लिया है सैंपल में तो 48 टू 72 आवर्स दिया जाता है उस ब्लड सेल को डिवाइड होने में. ओके, सी सेल डिविजन, विल डिस्कस दैट. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो सेल यहाँ पे डिवीजन हुआ, ओके, इसे किसी केमिकल की मदद से अब हम फ्रीज करते हैं ताकि ये ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर ना बने. ओके, इन दी मेटाफेज व्हेन क्रोमोसोम्स आर विजिबल. सी मेटाफेज, देखो सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. इसे भी हमने डिस्कस किया है. ओके, मियोसिस मतलब कि जो भी सेक्स सेल्स होते हैं जैसे कि एग हो गया या स्पर्म हो गया, इसमें जो डिवीजन होता है दैट इज़ ड्यू टू मियोसिस. और माइटोसिस क्या होता है, जो भी ऐसे सेल बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपके जो हेयर के सेल हैं, है ना, देन स्किन के सेल है, किसी ऑर्गन स्टमक या लिवर के सेल है, उसमें जब डिवीजन होता है, ओके, दैट इज नोन एज माइटोसिस. सो माइटोसिस और मियोसिस में एक ये कॉमन चीज़ है कि उसमें एक फेज आता है, मेटाफेज. ओके, सो उसमें क्या होता है, उसकी खासियत ये हो जाती है कि उसमें क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, राइट. अब हम इसे समझते हैं मेटाफेज को. मैं विजुअली आपको दिखा देती हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सी ये हमारा डिवीजन है बाय व्हाट, माइटोसिस. पिंक वाला जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ बाय द मदर एंड ब्लू वाला इज़ फ्रॉम फादर, पेटर्नल, राइट. सी ये यहाँ पे फ्यूज़ होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद का फेज़ है ये. ओके, इंटरफेज, राइट. दिस इज प्रोफेज. देन नेक्स्ट कम्स मेटाफेज. सी मेटाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, एक ही अभी सेल है, ठीक है. यहाँ पे ये धीरे धीरे पोलराइजेशन होना शुरू हो रहा है इस सेल का. इस फेज को हम प्रोफेज कहते हैं. मेटाफेज में क्या होता है, पोलराइजेशन तो हो गया है ना, दो सेंटर्स बन गए, इसे हम पोलराइजेशन कहेंगे, राइट. अब इस पोलराइजेशन के हिसाब से जो क्रोमोसोम्स है ये विजिबल हो जाते हैं, ये एक तरह से अलाइन हो जाते हैं. ओके, इसे हम कहते हैं मेटाफेज. जो सेल डिवीजन जो हमने फ्रीज किया था कैरियोटाइप एनालिसिस में, वो इसी फेज में होगा, मेटाफेज में. ओके, नेक्स्ट फेज क्या है, एनाफेज. सी अगेन यहाँ पे दो न्यूक्लियस बने, दो सेंटर्स हैं, है ना, और क्रोमोसोम का यहाँ पे अलाइनमेंट होना शुरू हो रहा है, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन विच इज नोन एज द टीलोफेज. सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो फेज होगा दैट इज मेटाफेज. अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मेटाफेज का. सी इन मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप एट द मेटाफेज प्लेट. दिस इज नोन एज द मेटाफेज प्लेट. ये जो दो पोल्स मिलके बना रहे हैं. ओके, each sister chromatid is attached to a spindle fiber originating from the opposite poles. ओके, ये opposite poles हो गए, इसके थ्रू इसका अलाइनमेंट हो जाता है, राइट. इसे हम कहेंगे क्या, मेटाफेज. सो इसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में हम सेल के डिवीजन को रोक देंगे, राइट. दिस इज आवर थर्ड स्टेप. नेक्स्ट, अब हम सेल को प्रिपेयर करेंगे किसमें, स्लाइड्स में. देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज, अब जी बैंडिंग के थ्रू यहाँ पे स्टेन करेंगे. स्टेन मतलब कि दाग लगाना, राइट. किसको, क्रोमोसोम्स को. देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, क्रोमोसोम को हम ऑर्गेनाइज करेंगे इनटू कैरियोग्राम. सी इस पिक्चर को कैरियोग्राम कहते हैं. ओके, बाय साइज एंड बैंडिंग पैटर्न, राइट. देन 7, अबनॉर्मलिटीज आर एनालाइज्ड. मतलब किस तरह के अबनॉर्मलिटीज, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है या फिर मिसिंग है या फिर कोई किसी तरह की रीअरेंजमेंट हो गई क्रोमोसोम की. सो इस एबनॉर्मलिटी को अब हम स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप इज उसे समराइज करना, जो भी हमने देखा, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, उसे समराइज करना इन व्हाट स्टैंडर्ड टर्म्स. ओके, सी दिस इज 46XX. इसका मतलब कि किसी अगर कोई नॉर्मल फीमेल है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके पास सारे क्रोमोसोम्स हैं 46, एंड क्योंकि ये फीमेल है इसीलिए XX अलग से मेंशन करेंगे. ओके, सो दिस इज द मेथडोलॉजी ऑफ कैरियोटाइपिंग हियर. ओके, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम समझते हैं बेस्ड अपॉन साइज. सी साइज और शेप क्रोमोसोम का कैटेगराइजेशन करने के पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं. These are the types of chromosomes based upon shape. See, this is telocentric. ये ह्यूमंस में नहीं होता है. ओके, सी सेंट्रोमियर और टीलोमियर मैंने टर्म समझाया था पिछले लेक्चर में. सेंट्रोमियर मतलब कि ये दिस इज दी, अगर ये नॉर्मल इसे माना जाए तो. ओके, द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड बाइंड करते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाट, सेंट्रोमियर. टीलोमियर मतलब कि ये जो आर्म्स होते हैं, ओके, ऊपर वाला पी आर्म कहलाता है, नीचे वाला क्यू आर्म कहलाता है, राइट. सो
टीलोमियर मतलब कि दिस इज़ द कैप, ये इस तरह की कैपिंग होती है। कैपिंग का काम ये होता है कि इसके इस क्रोमोसोम के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डिग्रेड ना हो, कहीं खो ना जाए, लूज़ ना हो जाए, है ना, वो डेटा लूज़ ना हो जाए, इसीलिए एक कैप तरह का प्रेजेंट होता है ना, हर एक आर्म में। इसे हम कहेंगे क्या, टीलोमियर, एंड दिस इज व्हाट, सेंट्रोमियर, राइट। सो ये कुछ शेप के बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू आर्म बहुत एक्सटेंडेड है और पी आर्म तो है ही नहीं, ये ह्यूमंस में नहीं होता है, ओके। देन देर इज एक्रोसेंट्रिक, मतलब कि पी आर्म बहुत एकदम बडिंग स्टेज में है, ओके, छोटा सा, एंड क्यू आर्म फुली ग्रोन है। अगेन सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे पी आर्म जो है शॉर्ट है, ओके, एंड देन क्यू आर्म इज लॉन्ग ईयर, राइट, एंड देन this is metacentric, this is the normal phase, right. P arm again is short and Q arm is long, okay. See, there is difference between these two, okay, proportion based difference है, okay. अब हम इन एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं, ओके। सो व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम? सी, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर डिवाइडिंग द आर्म्स ऑलमोस्ट इन इक्वल शेप, है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल शेप में डिवाइड कर रहा है क्या, सेंट्रोमियर, राइट। इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। ये क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 16, 19 एंड 20 में प्रेजेंट होता है, ओके। दिस इज द 3, राइट, इस तरह के नंबर्स होंगे, राइट। नेक्स्ट इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये ह्यूमन में नहीं होता है, ओके। इट हैज सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द आर्म्स, ये आर्म्स है, ये आर्म के एंड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, okay. The P arm is so small that it is hardly visible. It forms I shape during metaphase of cell division. सी, मैंने बताया मेटाफेज में हमारे 2 पोल्स बन गए सेल के, है ना, तो उस हिसाब से क्या क्रोमोसोम की अलाइनमेंट होती है, तो जब अलाइनमेंट होती है तो ये कुछ इस तरह का आई शेप का दिखता है। कौन सा वाला? द टीलोसेंट्रिक वन, ठीक है, दिस इज द टीलोसेंट्रिक, राइट। देन नेक्स्ट, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, it has centromere present at the end of the chromosome. The P arm is short and Q arm is longer. Chromosome number 13, 14, 15, 21, 22 and Y chromosomes are acrocentric, okay. This is the example of acrocentric here, right. Submetacentric chromosomes, they have centromere present at the center of the chromosome but it divides the chromosome unequally. यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ना, पी आर्म यहाँ पे छोटा दिख रहा है और क्यू आर्म काफ़ी बड़ा दिख रहा है, और मेटासेंट्रिक में एक तरह का इक्वल डिवीजन होता है, राइट, बट इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम अनइक्वली, राइट। इट फॉर्म्स एल शेप ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन, जैसे कि हमने देखा था कि टीलोसेंट्रिक जो आई शेप फॉर्म करता है, इसी तरह जो सब मेटासेंट्रिक होगा ये एल शेप फॉर्म करेगा, कुछ इस तरह का, राइट। Then chromosomes at 2, 40, 2, 4, 12, 17 and 18 and X chromosomes are submetacentric, okay. अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड अपॉन साइज। सो पहला हमारे यहाँ पे है ग्रुप ए, ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 to 3, ये जो पेयरिंग है क्रोमोसोम फ्रॉम 1 to 3, ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक, ओके। देन ग्रुप बी में जो होंगे क्रोमोसोम्स 4 to 5, दे विल बी लार्ज सब मेटासेंट्रिक, ओके। इस फिगर से आप समझो तो, ओके, दीज आर 1 to 3 एंड देन दीज आर 4, 5, ओके। पहला हमारा होगा मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक, और 4 to 5 होगा हमारा सब मेटासेंट्रिक, राइट। देन नेक्स्ट, दीज आर 2 ग्रुप्स। देन ग्रुप सी, क्रोमोसोम नंबर 6 to 12, okay, and the X chromosome, they are medium sized submetacentric, okay. Group D, chromosome number 13 and to 15, मतलब कि 13, 14 and 15, they are medium sized acrocentric with satellites. अभी सैटेलाइट क्या होता है इसको हम आगे के इसमें समझेंगे, ओके, इसी लेक्चर में, राइट। See 13 to 15, 13, 14 and 15, they are acrocentric with satellite, right. Then group E, chromosome number 16 to 18, मतलब कि 16, 17 and 18, they are shorter metacentric or submetacentric. Then group F, chromosome from 19 to 20, short metacentric. Then group G, chromosome number 21, 22 and Y chromosome, they are short acrocentric with satellites, okay. See, हमारे acrocentric यहाँ पे 2 ही हैं, okay, एक तो group G
और एक ग्रुप डी, ओके, और इनके साथ जो भी एक्रोसेंट्रिक इनके साथ सैटेलाइट भी प्रेजेंट होंगे, ओके। अभी एक्रोसेंट्रिक जो शेप एंड साइज होता है, इसका सैटेलाइट से क्या रिलेशन है ये अब अभी समझते हैं, ओके। दिस वॉज अबाउट आर कैरियोटाइपिंग। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इज सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ओके, ये क्या होते हैं। सी, सैटेलाइट क्रोमोसोम को हम सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं, ओके। इसका मतलब कि जहाँ पे भी एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रोमियर। सी, सेंट्रोमियर मतलब कि कुछ इस तरह का होता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन। अगर यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन और आ जाए, ओके, सो इस कंस्ट्रिक्शन के बाद में जो आता है इसे हम कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम, राइट। सी, अगर इस फिगर में आप समझो, यहाँ पे तुम्हारा होगा क्या, सेंट्रोमियर, राइट, एंड दीज आर दी टीलोमियर। टीलोमियर एंड में होता है, राइट। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन और आ गया, राइट। सो टीलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बीच का एरिया क्या कहेगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम, ओके। नाउ दे आर फाउंड ओनली इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मैंने बताया अभी यहाँ पे कि हम समझते हैं कि एक्रोसेंट्रिक और सैटेलाइट क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, राइट। सी, जहाँ भी एक्रोसेंट्रिक सिर्फ वहीं सैटेलाइट है ना, ग्रुप डी एंड ग्रुप जी में, राइट। Then, apart from centromere, a second constriction can be observed in the chromosome at metaphase. ये इस चीज को हम मेटाफेज, सेल डिवीजन के मेटाफेज में देख सकते हैं, राइट। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 एंड द वाई क्रोमोसोम है ना, इज द साइट ऑफ ऑब्जर्वेंस। ये कौन से क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, इट विल बी नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। सिर्फ इन्हीं क्रोमोसोम में पॉसिबल है, ओके, क्योंकि दे आर एक्रोसेंट्रिक इन नेचर, राइट। सैटेलाइट ऑलवेज मेंटेन देयर पोजिशन, हेंस can be used as identity markers for specific chromosome. See, अगर आप किसी क्रोमोसोम के कैरियोटाइप मतलब कि पिक्चर देख रहे हो, क्रोमोसोम पिक्चर देख रहे हो, राइट, आपको मार्क करना है कि कौन सा नंबर 13, 14 ये है ना। तो ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके मदद से इनको एज आइडेंटिटी मार्कर यूज करके आप स्पेसिफिक क्रोमोसोम को मार्क कर सकते हो, किसमें, कैरियोटाइप एनालिसिस में, राइट। देन satellites are composed of what, satellite DNA, hence are involved in structure functions of chromosome. अब इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है ये समझते हैं। सी, अगर एक क्लियर पिक्चर में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह का होता है, ओके। ये हमारा है पहला कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर और दी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ओके। ये रहा तुम्हारा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ से बनता है हमारा सैटेलाइट क्रोमोसोम, राइट। And this is the telomere, of course, right. Now what is satellite DNA? Satellite DNA मतलब कि एक highly repetitive non coding DNA sequence ये होता है, ओके, किसी जीनोम के अंदर, इसे हम सैटेलाइट डीएनए करते हैं। सी, ये बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, मतलब कि अलग अलग जगह पे ये पाया जाएगा, ओके। ये नॉन कोडिंग होता है, मतलब कि ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा, कोई स्पेसिफिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्या, सैटेलाइट डीएनए, है ना। एंड दे आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक जीनोम्स। यूकैरियोटिक मतलब कि ऐसा सेल जिसके पास एक न्यूक्लियस है ना। ऑफन लोकेटेड इन हेट्रोक्रोमैटिन रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये किस रीजन में लोकेटेड होता है, जैसे कि सेंट्रोमियर्स एंड टीलोमियर्स में, ओके। दीज सीक्वेंसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय टैंडम रिपीट। सी, हमने VNTR डिस्कस किया था पिछले कुछ लेक्चर में, है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ये सिमिलर कंसेप्ट होता है सैटेलाइट डीएनए का। दे आर टैंडम रिपीट मतलब कि ऐसा सीक्वेंस, ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि रिपीट कर रहा है बार बार, है ना, ऑफ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ा था कि क्या होता है, इट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ 3 पार्ट्स, एक तो शुगर चेन, एक फॉस्फेट चेन और एक हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। ये तीनों मिलके क्या बनाता है, पूरा डीएनए स्ट्रक्चर, है ना। इन 3 कंपोनेंट को हम एक कंबाइन करें तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब इसमें कुछ 5 से 100 बेस पेयर्स होते हैं जो कि रिपीट करते हैं, ओके, दैट फॉर्म लार्ज एरेज, ओके। अब इसके कुछ की पॉइंट समझते हैं। लोकेशन क्या है, कॉमनली फाउंड इन सेंट्रोमियर्स, टीलोमियर्स एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन्स, ओके, ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सी, सिर्फ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ही पाए जाएंगे, उसके कहाँ पे, किस पोर्शन पे, सेंट्रोमियर या फिर टीलोमियर में, ओके। एग्जाम्पल इज 13, 14, 15, 21, 22 इन ह्यूमंस। ये क्रोमोसोम नंबर की बात हो रही है, राइट, क्रोमोसोम नंबर पेयरिंग की, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अरेंज्ड इन टैंडम। ये एक एग्जांपल है, ओके, AATAT, राइट। ये हो गया क्या, नाइट्रोजनस बेसिस,
है ना। तो कुछ इस तरह के रिपीट्स आपको कोडिंग रीजन्स के बाद मिलेंगे डीएनए में। ओके, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट मतलब कि 10 से 100 बेस पेयर रिपीट होते हैं। ओके, अगर ये ए है तो ये टी होगा, है ना। तो इस तरह के जो बेस पेयर्स होते हैं, 10 to 100 बेस पेयर जब रिपीट होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट, राइट। इनका यूज़ क्या होता है, किस में होता है? मिनी सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका कंसेप्ट भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देन माइक्रो सैटेलाइट, दे आर वेरी शॉर्ट रिपीट्स, मतलब कि 1 to 6 बेस पेयर ओनली जब ये रिपीट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, STR। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है? दे कंट्रीब्यूट टू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। सैटेलाइट डीएनए का काम होता है कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी है उसे बना के रखे। ओके, स्पेशली इन सेंट्रोमियर्स फॉर प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन। सी, जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेंट्रोमियर ऐसा एक वल्नरेबल पार्ट होता है जहाँ से क्रोमोसोम का जो डेटा लॉस हो सकता है या फिर वो स्टेबिलिटी खो सकता है, अपना स्ट्रक्चर खो सकता है। ओके, तो जब सेल डिवीजन होता है तो उस वक्त इसके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिली रहे, ये काम होता है सैटेलाइट डीएनए का। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, राइट। सेकेंड इज इट प्लेज अ रोल इन न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन बाय एनकोडिंग राइबोसोमल आरएनए जीन्स। राइबोसोमल आरएनए जीन एनकोड करता है। ओके, इससे क्या होता है? न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन। सी, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ओके, एनओआर रीजन को स्टेबलाइज करके रखता है, राइट। देन इट मे इन्फ्लुएंस जीन रेगुलेशन और क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दिस इज अ मे, तो ये जो 2 फंक्शन है ये दे आर फिक्स्ड। ओके, कुछ इस तरह से फिगर में समझेंगे सैटेलाइट डीएनए, ऑल्सो नोन एज सैट डीएनए, टैंडमली रिपीटेड डीएनए, TR डीएनए। ओके, सी, माइक्रो सैटेलाइट मतलब कि जहाँ पे 1 से 9 बेस पे रिपीट करते हैं। STR मतलब कि 3 to 5 बाई बेस पेयर। मिनी सैटेलाइट मतलब कि 10 to 100 बेस पेयर। और मैक्रो सैटेलाइट का मतलब कि मोर देन 100 बेस पेयर जब रिपीट होते हैं। ओके, तो इसे हम कहेंगे क्या? मैक्रो सैटेलाइट डीएनए, राइट। देन नेक्स्ट, सी, अभी हमने क्या पढ़ा? सैटेलाइट डीएनए। इसके पहले हमने पढ़ा था सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब हम सैटेलाइट क्रोमोसोम का फंक्शन समझते हैं। ओके, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन, जैसे कि हमने देखा सैटेलाइट डीएनए क्या हेल्प करता है? एनओआर न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। बाय कोडिंग व्हाट? राइबोसोम डीएनए दैट प्रोड्यूसेस राइबोसोमल आरएनए एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग द न्यूक्लियोलस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट आ गया राइबोसोम प्रोडक्शन, सेम चीज़ हो गया, है ना। सेल ग्रोथ एंड डिविजन। सी, राइबोसोम प्रोडक्शन सपोर्ट करने से क्या होता है? जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स दे इनडायरेक्टली एड सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डिवीजन। ओके, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं, राइट, है ना। देन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, it helps in organizing the chromosome in the nucleus during cell division by interacting with nuclear components. Then again genetic stability, ये सारे हम पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट मैंने जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स आर सैट क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। सी, यहाँ पे दिस इज द सैटेलाइट क्रोमोसोम, है ना। एक्रोसेंट्रिक मतलब कि यहाँ पे डी हो गया। सो आंसर इज ए एंड डी हियर। ये नीट का पूछा क्वेश्चन है, नॉट यूपीएससी। ओके, देन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम? इसका एप्लीकेशन क्या होता है? जेनेटिक डायग्नोसिस। सी, कैरियोटाइपिंग में क्या होता है? हम क्रोमोसोमल जो एबिलिटीज होती हैं इसे पकड़ सकते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी ऑफ 21, मतलब कि सी, स्ट्रक्चर में समझते हैं। जब 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इससे क्या होता है? रिजल्ट्स इन डाउन सिंड्रोम। ओके, इस स्पेसिफिक डिजीज को हम नेक्स्ट यूनिट 9.2 में भी डिस्कस करेंगे, बट जेनेटिक आप बेसिक समझ लो। ओके, ट्राइसोमी ऑफ 21 कॉजेज डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉजेज पटाउस सिंड्रोम। ओके, ये कैंसर रिसर्च में हेल्प करता है। ओके, देन एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे ल्यूकेमिया, राइट।
अगेन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट आर कॉमन, ओके, क्योंकि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के ऊपर ही हमारा क्या होता है, सैटेलाइट क्रोमोसोम, राइट। फोरेंसिक एनालिसिस में हेल्प करता है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। प्रीनेटल स्क्रीनिंग, कैरियोटाइपिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, से एमनियोटिक फ्लूइड मैंने बताया था, एंड देन कोरायोनिक विलिस सैंपल्स। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कि ऐसा फ्लूइड जो कि मदर के वूम में प्रेजेंट होता है और जिससे फीटस या बेबी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ओके। सो उसका सैंपल लेके कैरियोटाइप करना, ओके। इससे क्या होता है, वी कैन डिटेक्ट फीटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब कि जब बेबी पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ रहता है, उस वो बाहर नहीं आया रहता वर्ल्ड में, है ना, मदर इज स्टिल प्रेग्नेंट, सो उस प्रेगनेंसी के दौरान ही आप प्रीनेटल स्क्रीनिंग के थ्रू ये पता कर सकते हो कि उस बच्चे को क्या कोई बहुत ही डेडली डिजीज हो सकती है, क्या उसको कोई एबनॉर्मलिटी है, राइट। किस तरह की एबनॉर्मलिटी, जैसे कि एन्यूप्लॉइडीज, मतलब कि abnormal number of chromosomes present in the genetic makeup of an offspring, right. Then molecular biology, satellite DNA serves as a marker for chromosome mapping and studying centromere function, aiding in understanding chromosome segregation and during cell division. Basically cell division के दौरान, ओके, क्रोमोसोम को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, राइट, और उनको सैटेलाइट डीएनए को किस तरह से मार्कर यूज किया जाए for specific chromosome. So that is molecular biology, okay. So this is about the cytogenetics and karyotype analysis, okay. यहाँ पे क्रोमोसोमल स्टडी भी यही आ गई। एग्जाम्पल ये है क्या, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे 21 होगा, ओके, ये जो 12 लिखा हुआ है, इससे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, होता है, इससे डाउन सिंड्रोम होता है, ओके, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ओके। सी हो सकता है कि आपने इस तरह का बेबी को इंडिविजुअल देखा होगा, जो दिस इज द डाउन सिंड्रोम। देन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, इट कॉजेज व्हाट, दिस इज नोन एज पटाउ सिंड्रोम। ये सारे स्पेसिफिक डिजीजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, ओके। दिस इज डाउन सिंड्रोम एंड दिस इज पटाउ सिंड्रोम। अगेन अगर आप क्रोमोसोम नंबर 13 पेयर को देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सो इसके इस बेबी के पास टोटल क्रोमोसोम कितने हुए, 47, राइट। इस बेबी के पास भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 47, विच इज एन अबनॉर्मलिटी, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट दिस टॉपिक, साइटोजेनेटिक्स, कैरियोटाइप एनालिसिस, ओके। माय नेम इज़ ओशिन तिवारी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।